नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। इस बार सारे एग्जिट पोल जो हैं वो धाराशाही हो गए हैं। आप ये समझिए, टीवी पर जो बहुत बड़े बड़े जो पोलस्टर आकर के पोल दिखा रहे थे वो सब के सब धाराशाही हो गए। इवन मैंने भी राजधर्म पर कल मैंने शांतनु गुप्ता जी का इंटरव्यू किया, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इस बात को बताया कि यूपी के अंदर 75 सीटें आ रही हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त वो नजर आया। हम लोगों ने देखा कि यूपी के अंदर 37 जो है वो सपा की सीट आई है और 30 या फिर 34 जो है वो शायद 32 सीटें जो है वो आपकी पूरी भाजपा की आई हैं। तो ये पूरी तरीके से ये दर्शाता है कि एग्जिट पोल तो ध्वस्त हुआ ही, और बाकी अगर कोई पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ती है, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ती है, तो जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। बहरहाल इस इंटरव्यू के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सरकार किसके बनने वाली है। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि सुबह से ही आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि इस बार का जो सरकार है वो एन फैक्टर पर टिका हुआ है कि ये जो एन फैक्टर है वो किन की तरफ जाने वाले हैं, मतलब नीतीश कुमार जो है वो किन की तरफ जाने वाले हैं। और दोपहर से ही एक वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा था जिसमें आगे की सीट पे जो है सर वो नीतीश जी बैठे हुए थे, पीछे जो है वो तेजस्वी जी बैठे हुए थे। नीतीश जी भी बड़े अपने स्माइल के साथ बोल रहे थे, अरे होगा, जा रहे हैं मीटिंग करने, बातचीत होगी, फिर आपको जो भी होगा ज़रूर बताएंगे। और पीछे से तेजस्वी जी भी हंस के, मतलब बहुत एक कहते हैं ना कि कॉन्स्पिशियस स्माइल, यस, वो स्माइल देख करके मतलब वो बता रहे थे कि जो भी होगा वो आप लोगों को पता होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्लेषण करेंगे चुनाव के रिजल्ट का भी, लेकिन उससे पहले मैं सरकार के ऊपर विश्लेषण करना चाहूँगी कि इस बार की जो सरकार है क्या गठबंधन की सरकार बनेगी, और अगर गठबंधन की सरकार बनती भी है तो क्या अपनी शर्तों पे जो घटक दल हैं वो सरकार को चलाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा था जब पीडीपी के साथ बीजेपी ने अलायंस किया था, बहुत सारे उस गठबंधन का नाम दिया गया। आइए हम शुरुआत करते हैं। दुष्यंत चोपड़ा आज हमारे साथ हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, सटीक बातें करने के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर आप इनको टीवी मीडिया पर नहीं देखते होंगे, क्योंकि टीवी मीडिया पर वो लोग बैठते हैं जिनकी बातें ध्वस्त नजर आती हैं। आजकल डिजिटल मीडिया ज्यादा वास्तविक जो है वो नजर आ रहा है। सर, स्वागत है आपका राजधर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, और राजधर्म के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। और जैसे आपने टीवी डिबेट की, बाकी के विषय में बाद में आते हैं, टीवी डिबेट में क्यों नहीं जाते। हाँ। टीवी डिबेट जो है वो एंकर इतना उसको डोमिनेट करते हैं कि बेचारे जो पैनलिस्ट होते हैं वो कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं कि भाई 30 सेकंड मिलेंगे या 15 सेकंड। आप बड़े से बड़े पैनलिस्ट को देखिए, वो रिक्वेस्ट करते हैं एंकर को, बस मेरे को 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड। हाँ। तो अगर टीवी पर बाकी सब जनता को अपना चेहरा दिखाना है तो भाई ठीक है, टीवी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यूट्यूब पर मजा आता है। आपसे बात करते हैं या खुद अपना शो करते हैं तो कम से कम अपने मन की बात, प्रधानमंत्री मोदी जी वाली नहीं, हमारी मन की बात, हाँ, तो हम अपनी मन की बात तो कह पाते हैं। चलिए आज आप अपनी मन की बात बताइए। कल रिजल्ट आया, जो बीजेपी के लोग थे उनके बीच में बड़ी निराशा है। हालांकि खुद के बल पे वो बहुमत नहीं लेके आ पाए, लेकिन एक अच्छा खासा रिकॉर्ड जो है वो आया है राजनीति। अगर हम भारत के चुनावी इतिहास की बात करें तो शायद ये रिकॉर्ड ब्रेकर है, रिकॉर्ड मेकर कहेंगे इसको। बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकर, और रिकॉर्ड मेकर भी कह सकते हैं। रिकॉर्ड मेकर तो हो ही गया, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले उतना उत्साहित हमें नजर नहीं आ रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस के लोग पूरा एकदम जोश के साथ सोशल मीडिया। देखिए, ये बड़ा एक विचित्र चुनाव है, एक ऐसा चुनाव जिसमें कि आप पाएंगे कि जो पार्टी या जो गठबंधन जीता है उस गठबंधन के लोग कम खुश हैं। हाँ। और जो लोग सरकार नहीं बना पाए लेकिन उनको इतनी सीटें मिल गई हैं या वो पक्ष को इतनी सीटों पर रोक पाए हैं कि वो लोग ज्यादा खुश हैं। अच्छा, आप देखिए, जनतांत्रिक गठबंधन जो है, राष्ट्रीय एनडीए को क्लियर मैंडेट तो मिला है ना, ठीक है, बीजेपी अपना बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जनता ने जो मैंडेट दिया है वो प्रधानमंत्री मोदी को फिर दोबारा से सरकार चलाने के लिए दिया है। भले ही आप मानिए उत्तर प्रदेश में सीटें सिग्निफिकेंटली कम हो गई, भले ही राजस्थान में इनको बहुत ज़्यादा हार झेलनी पड़ गई, भले ही महाराष्ट्र में अपेक्षित नतीजे नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली हैं वो 240 सीटें बहुमत के आंकड़े से थोड़ी ही दूर हैं। जबकि दूसरी ओर जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने भले ही अपनी सीटें ज़्यादा करी हों लेकिन वो बहुमत से बहुत दूर है। इतनी दूर है कि भाजपा की सीटें उससे 2.5 गुना ज़्यादा हैं। और अगर आप
यूपीए की पुरानी सरकारों के ऊपर नजर डालें तो जब 2000 में सरकार बनी तब इनकी 147 सीटें आई थी। पर इन्होंने 5 साल सरकार चलाई, बढ़िया से चलाई, गठबंधन की सरकार। 2009 में इनकी 180 के लगभग सीटें आई थी, तब भी इन्होंने 5 साल की गठबंधन की सरकार बढ़िया से चलाई। लेकिन बीजेपी के पास 240 सीटें आई हैं और एनडीए के पास एक क्लियर मैंडेट आया है। अब उस क्लियर मैंडेट को जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि भाई नीतीश कुमार और तेजस्वी एक ही फ्लाइट के अंदर आ रहे हैं जी, और बड़ा कॉन्स्पिशियस स्माइल दे रहे हैं, रहस्यमय मुस्कान जिसको बोलते हैं, रहस्य मुस्कान, कि भाई जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन आप खेल करेंगे। खेल क्या करेंगे आप मुझे बताइए ना। तेजस्वी यादव क्या खेल कर लेंगे? तेजस्वी यादव के पास जितनी सीटें आई हैं वो उन सीटों को जो इंडी गठबंधन की सीटों को 292 272 तक तो पहुंचा नहीं सकता। उनका आंकड़ा सीटें आई है तेजस्वी जी की, मैं वही तो कह रहा हूं, बिहार के अंदर। वो क्या खेल करेंगे? अब रही बात नीतीश कुमार की, भले उनको जितना मर्जी पलटू राम कहा जाए, लेकिन वो मौसम विज्ञानी हैं, ये बात उन्होंने कई बार साबित किया है। हालांकि मौसम विज्ञानी के नाम से रामविलास पासवान जाने जाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जब नीतीश कुमार ने देखा कि भाई उनकी पूछ कम हो गई या उनकी कुर्सी जा सकती है, भाजपा किसी और को बना सकते, उन्होंने भाजपा से पल्ला झाड़ा और जाकर लालू की गोदी में बैठ गए जी। जहां उन्होंने देखा कि अब लालू जो है वो इनका पत्ता काटकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, इन्होंने फटाफट लालू को छोड़ा और जाके भाजपा की गोदी में वापस बैठ गए। लेकिन इस सारे के बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने अपनी स्वीकार्यता और अपनी उपयोगिता कम से कम बिहार की राजनीति में बनाए रखी है, इंटैक्ट रखी है। सही बात है। उसके बावजूद इसीलिए यही वो कारण है कि 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अब तक अनवरत रूप से वो मुख्यमंत्री है। वो ठीक है, बीच में थोड़े टाइम मांझी जी आ गए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे। आप ये बात जान लीजिए। अभी जो मेरे साथी राघवन है जो एडिटिंग करते हैं, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री बनाया करते थे, अब प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री तो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को दोबारा से तिबारा से बना दिया। अच्छा, मान लीजिए अगर जैसे टीडीपी और नीतीश बाबू इन लोगों ने अपने समर्थन वापस ले लिया, ठीक, 16 इन्होंने, 12 इन्होंने वापस ले लिया, कुल जमा 28 हाँ जी वापस ले लिया। फिर क्या करेगी बीजेपी? तो बीजेपी के पास आज 292 अगर एनडीए के पास मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, तो अगर ये 28 उसमें से निकल भी जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? आप देखिए 264 कितनी सीटें कम रह जाएगी? 8। तो यहाँ पर तो भैया आज की डेट में इनके पास जो चाणक्य कहलाते हैं, सो कॉल्ड, मैं उसको सो कॉल्ड लगाऊंगा ब्रैकेट में, अब लगाऊंगा, अमित शाह जी। तो आप क्या सोचते हैं उनको 8 सांसद इकट्ठा करने में या अरेंज करने में थोड़ा समय लगेगा या कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज राजधर्म के मंच से आपको एक बात बता दूं कि आज जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का कुनबा आपको 292 पे नजर आ रहा है, ना सिर्फ आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से शपथ लेंगे, बल्कि कुछ दिनों या कुछ महीनों के अंदर अंदर आप एनडीए के कुनबे को और बड़ा होते हुए देखेंगे। सच में? बिल्कुल देखेंगे, ये निश्चित रूप से होगा। कैसे? बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टीज हैं। देखिए, जब तक भाजपा के पास अपना मजबूत वो स्थिति थी कि उनके पास अपना बहुमत था, तब किसी को भी इनके पास आने के लिए थोड़ा सोचना भी पड़ता था और इनकी भी अपनी शर्तें होती थी, ठीक है यार आने तो आ जाओ, आप भी सपोर्ट कर दो, ठीक है, तब तक तो चलता था। लेकिन आज की डेट में जो छोटी छोटी बहुत सी ऐसी पार्टीज जो आज एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो यूपीए का हिस्सा भी नहीं है, या मैं कहता हूं यूपीए का भी हिस्सा है, तो अगर उनको एक कोई बढ़िया पैकेज मिलता है, कोई बढ़िया मंत्रालय मिलता है, जो कि आज की डेट में भाजपा की जरूरत है, जो कि आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत हो सकती है, तो वो निश्चित रूप से एनडीए का कुनबा बढ़ाएंगे, वो उनको वेलकम करेंगे। और बहुत से ऐसी पार्टियां जो कि सरकार में शामिल होना चाहेंगी। देखिए, राजनीति जो भी करता है, वो छोटा दल हो, क्षेत्रीय दल हो, भले राष्ट्रीय पार्टियां हो जी, राजनीति में सत्ता सबसे बड़ी चीज होती है। आज की डेट में अगर आप दोनों गठबंधनों पर नजर डालेंगे, इंडी गठबंधन और एनडी गठबंधन,
तो बावजूद इसके कि सीटें कम आई हैं और भाजपा को क्लियर मैंडेट नहीं मिला है, एनडीए मजबूत स्थिति में है। उसका कारण ये है कि पिछले 10 साल की जो लेगेसी है, जो उन्होंने वहां पर देश भर में काम किया है या जितनी भी उन्होंने नेटवर्किंग बनाई है, तो उस नेटवर्किंग के चलते कोई भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही जुड़ना चाहेगा, क्योंकि यहां पर नेतृत्व के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है आज की डेट में भी। हालांकि बीजेपी में चलता है, 2014 में 180 क्लब चला था कि भाई 180 सीटें आ जाएंगी तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे, कोई और बन जाएंगे। फिर 2019 में चला जी 200-220 सीटें आ जाएंगी तब प्रधानमंत्री कोई और बनेंगे। हो सकता है इस बार भी उसी नैरेटिव पर किसी एक ग्रुप ने काम किया हो कि भाजपा की सीटें 240 रह गई, कि भाई चलो ये नहीं बनेंगे तो हो सकता है गडकरी जी आ जाए, हो सकता है राजनाथ सिंह जी आ जाए, हो सकता है कोई और XYZ आ जाए। लेकिन जो एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भाजपा के ऊपर काम करती है, जो आज भी कहीं ना कहीं भाजपा को, मैं ये नहीं कहूँगा कंट्रोल करती है, लेकिन दिशा निर्देशित तो ज़रूर करती है, जो कि RSS की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे, उसके चलते आज भी भाजपा के पास या एनडीए के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कि सर्व स्वीकार्य हो, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट मतलब बताया कि पहले जो घटक दल थे, मतलब जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां कह लीजिए, क्योंकि बीजेपी के पास फुल मैंडेट होता था तो सोचती थी जाने के लिए कि पता नहीं भाव देंगे नहीं देंगे। लेकिन अब ऐसा है कि बीजेपी भी उनको सीरियस लेगी और ऐसा हो सकता है कि उनका गठबंधन जो एनडीए है वो और मजबूत हो। लेकिन सर मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ, मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे राजधर्म के, कि जैसे गठबंधन जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अगर मान लीजिए गठबंधन की सरकार बनती है, क्लियर मैंडेट के मतलब ये होता है सरकार का कि अपनी मनमर्जी के हिसाब से बिल लाना, अगर हमें किसी भी तरीके की अगर कोई भी काम या कोई भी बिल लाना तो हमें किसी के लिए सोचना नहीं पड़ता है। हमने जो बोला होता है, सरकार ने जो भी बोला होता है, फिर किसी भी पार्टी ने जो भी बोला तो वो उसको कर लेती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर गठबंधन में होते तो अपने पार्टी के लोगों को भी देखना पड़ता है, गठबंधन के जो दल हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो क्या अब 2024 में जो अब सरकार नहीं आएगी, 2024 में जो अभी जो बनेगी, क्या उसमें भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा? देखिए निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए। तो क्या मतलब यूसीसी नहीं लगेगा, वन नेशन वन इलेक्शन जो ये बात कह रहे थे वो सब कुछ? मैं पर्टिकुलरली कुछ कानूनों की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से अटल जी ने सरकार चलाई 6 साल पहले, 13 महीने चलाई, बाद में 5 साल चलाई, तो उन्होंने भी कई भाजपा के जो कोर इश्यूज थे उनको ठंडे बस्ते में डाला था। तो आज की डेट में देखिए राजनीति जो है वो एक लंबा टेस्ट मैच की तरह होता है, 2020 मैच नहीं है जी। यहाँ पर सालों साल लग जाते हैं किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करने में, किसी चीज़ को रीएस्टेब्लिश करने में, या कोई भी नैरेटिव क्रिएट करने में जी। तो ऑब्वियसली जो कड़े कानून जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव डिक्लेयर होने से पहले बार बार करी कि इस बार वो कुछ कड़े निर्णय लेंगे, इस बार वो कुछ बड़े निर्णय लेंगे, उन्हीं निर्णयों की उनकी जो डिक्लेरेशन थी उसी को तो मैं उस पर बाद में आऊंगा, उसी का तो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, बाद में आते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं भाजपा को, प्रधानमंत्री मोदी को अपने इश्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हालांकि जिस समय जीत के बाद उन्होंने भाजपा मुख्यालय में संबोधित किया भाजपा के कार्यकर्ताओं को, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, अपने मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन गठबंधन धर्म की जो कुछ निहित जो एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तो उनको फुलफिल करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि पहिया दोनों हिसाब से चलेगा। हाँ करने पड़ेगा। देखिए क्या है कि भले एक स्ट्रेटेजी के तहत जो कि उन्होंने बाद में रिवील करी, भाजपा ने पीडीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ सरकार चलाई ना, हाँ। कश्मीर के अंदर, तो जब पीडीपी के साथ भाजपा सरकार चला सकती है और बड़े सब्र के साथ वो मतलब इंतजार कर सकते हैं मौके का कि किस समय उन्होंने उसके नीचे से कारपेट खींचना है, किस समय वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना है, किस समय राज्यसभा के सांसदों को बाहर भेजना है, तो पूरी योजना बनी ना। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि मैं जो बोलता हूं, मैं जो करता हूं वो अचानक नहीं होता, उसके पीछे एक लंबी सोच होती है, एक थिंक टैंक का लंबा काम होता है जो उसके ऊपर वर्किंग करता है, स्ट्रेटजी बनाता है, और फिर उस बात को मैं किसी भी जनसभा में या किसी और मंच पर बोलता हूं। तो स्वाभाविक रूप से जैसे प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, हो सकता है प्लान ए में जो कड़े निर्णय और बड़े निर्णय जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया
वो अब जब वो मैंडेट नहीं मिला तो ऑब्वियसली प्लान बी प्लान सी भी तैयार होगा। सही बात है। तो हमें उस बात को मानकर चलना पड़ेगा। और आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि भले ही विपक्ष आज बहुत कूद रहा है, बहुत खुश हो रहा है इंडी गठबंधन, लेकिन आज की डेट में एक हाइपोथेटिकली अगर हम सोचते हैं कि उनको सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने इनवाइट भी कर लिया, या इन्होंने कहा हमारे पास मैंडेट है, हाँ। तो आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो बना लेंगे किसी को भी, नीतीश जी को बना लेंगे। नहीं, हो ही नहीं सकता ना। वो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना सकते। ऐसे तो ममता जी आएंगी, ममता जी कहेंगी मेरी तो नीतीश की तो 12 है, मेरे पास तो 31 सीट्स हैं, मैं आऊंगा। अखिलेश यादव कूद के आएंगे, वो कहेंगे लोकसभा को तो मैं भी जीत कर आया हूं, मेरे पास 37 सीटें हैं, मेरे पास सबसे बड़ा दल है, हाँ। मैं बनाऊंगा। इधर से डीएमके वाले कहेंगे। कौन नहीं कहेगा? प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा? प्रधानमंत्री सभी बनना चाहेंगे। देखिए, आज कांग्रेस भले ही 99 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी है इंडी गठबंधन की, लेकिन वो शतक भी नहीं लगा पाई, थ्री फिगर्स तक भी नहीं पहुंच पाई। जब 2004 में गठबंधन की सरकार यूपीए की बनी थी, तब परिस्थितियां अलग थी। वहां पर सामने कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि रिलक्टेंट थे, मैं बिल्कुल वर्ड यूज कर रहा हूं, रिलक्टेंट थे। अगर वो उस समय चाहते तो केवल 7 एमपीज का फर्क था। अटल जी की जगह पर अमित शाह या नरेंद्र मोदी जैसे कोई होते तो वो फटाक से एकदम से वो करते, उस चीज को ग्रैब करते और सरकार बनाते। अच्छा, 7 एमपी का तो फर्क था। इस बार अभी तो भाजपा अलग है। अभी एक मैसेज चल रहा है व्हाट्सएप पर, बहुत वायरल हो गया है, जिसमें ऊपर लिखा है कि भाजपा 241 और नीचे इन सभी इंडी गठबंधन की पार्टियों के सिंबल्स हैं, ये प्लस कांग्रेस प्लस सपा प्लस ये सब इकट्ठे करके वो 232। तो यानी उनको 40 एमपी तो फिर भी चाहिए। मान लीजिए, फिर एक बार हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि अगर टीडीपी भी चला जाता है और ये नीतीश बाबू भी चले जाते हैं, तब भी उनके पास 272 का आंकड़ा नहीं होता। हाँ, ये बात भी सही है। 272 का आंकड़ा कहां से लाएंगे? इंडी गठबंधन 272 का आंकड़ा नहीं पकड़ सकता, ये अंदर खाते उनको भी पता है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में हर आदमी क्लेम करेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, ये तो बड़ा ऐसा मैंडेट दिया है भारत की जनता ने कि जो हारे हैं वो जीतने वालों से ज्यादा खुश हो रहे हैं, जीतने वालों से ज्यादा उछल रहे हैं। वो ज्यादा उछल रहे हैं, मतलब उछलना तो देखिए आपने ये वर्ड बोला है, लेकिन मतलब ज्यादा खुश हो रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और बहुत ज्यादा ये बोल रहे हैं अब नरेंद्र मोदी को देश जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हाँ। आपने सर बहुत ही मतलब 2-3 पॉइंट्स में आपके लोगों को मतलब समराइज भी कराना चाहूंगी बीच बीच में। आपने कहा कि ये 2004 वाली भाजपा नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को 7 सांसद की जरूरत थी, उन्होंने सरकार में इस्तीफा देना मंजूर रखा, लेकिन उन्होंने 7 सांसद तोड़ना मंजूर नहीं किया। उन्होंने 1 एमपी तोड़ना मंजूर नहीं किया जी। लेकिन 1 एमपी के बल पर तो उनकी सरकार गिरी थी, 1 एमपी के बल पर। लेकिन अभी 2024 की जो भाजपा है वो अलग है, बिल्कुल अलग है।